आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है बड़ी शर्म की बात, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी बड़ी शर्म की बात। रात के सन्नाटे में फ्लैट की घंटी जख्मी बिलाव की तरह घुर्रा रही थी। लड़कियां आखिरी शो देखकर कभी की अपने कमरों में बंद सो रही थीं। आया छुट्टी पर गई हुई थी और घंटी पर किसी की उंगली बेरहमी से जमी हुई थी। मैंने लश्तम पश्तम जाकर दरवाजा खोला, ढूंढी, छोकरे का हाथ थामे और दूसरे हाथ से छोकरी को कलेजे से लगाए झुकी झुकी घुसी और भागकर नौकरों वाले गुसल खाने में लिप्त हो गई। दूर सड़क पर गोल बयाबानी का शोर रोड की तरफ लपका चला आ रहा था। मैंने बालकनी से देखा, औरतें, बच्चे नशे में धुत, नौकर बेतहाशा बोलियों में न जाने किसे ललकारते चले आ रहे थे। चौकीदार शायद ऊँघ गया था, तभी ढूंढी उसकी आंखों में धूल झोंक कर घुस पड़ी। वो उसके पीछे लपकने के बजाय फाटक में ताले जड़ने दौड़ा और जब मजमा कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर फांदने लगा तो उसने लपक कर लोहे का अंदरूनी दरवाजा बंद कर लिया और सलाखों में से हमलावरों को डंडे से धमकाने लगा। उधर से महफूज पाकर मैंने जल्दी जल्दी बिजलियां जलाईं। गुसलखाने से मिला हुआ जो कूड़े कबाड़ का छोटा सा हिस्सा है, उसमें ढोड़ी मैले कपड़ों की टोकरी से चिपकी थर थर कांप रही थी। उसकी ठोड़ी लहूलुहान थी और खून गर्दन से बहकर शलूका और धोती को तर कर रहा था। मैंने उससे बहुत पूछा, ये क्या मामला है, मगर उसकी आंखें फटी थीं। बच्ची फटी हुई चोली से फायदा उठा रही थी और बड़ी तुंदही से अपनी भूख मिटाने में मशगूल थी। छोकरा हस्बे आदत नाक सुड़क रहा था और पेशाब से तर टांगे खुजा रहा था। ढोरी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब उसका पति राव चौथे माले के सेठ की ड्राइवरी करता था। नाम से तो लगता है कि ढोरी कोई लहीम शहीम मर्दमार किस्म की घाइन होगी, मगर ढोरी का कद मुश्किल से 4 फुट होगा। जी भर के बदसूरत, चुईया सी आंखें, आगे को धसका हुआ निचला जबड़ा और धसा हुआ माथा। चंद माह पहले ही एक अदद लौंडिया जनी थी, जो राव ने दारू पीकर उसकी हड्डी पसली नरम कर दी थी। 1.5 माह की सूखी मारी बच्ची न जाने रात को कब मर गई और ढोणी दहाड़े मार मार कर रोई। बाई लोगों का कहना था कि ढोड़ी ने टोपा दे के बच्ची की छुट्टी कर दी, यानी रात को चुपके से गला दबाया। मगर ऐसी बात होती तो फिर इतना मातम करने की क्या जरूरत थी। ढोणी का मर्द एकदम मवाली था, बहुत दारू पीता था, मगर डोरी कहती थी रात की वर्दी करता है। सेठ सारी सारी रात छोकरियों के संग ठट्टा करता है। वो मोटर में बैठे बैठे ऊब जाता है तो पौगा मार लेता है। बम्बई की शायद ही कोई बिल्डिंग हो जिसके अहाते के किसी कोने में, अंधेरी गैराज में या नौकरों की कोठरी में कि गंदे सड़ासों में दारू नहीं कशीद की जाती। और फिर इधर वर्ली के सुनसान इलाके में डांडा की तरफ जाने वाली सड़क, ये झोपड़ पट्टी में तो बकायदा ठर्रे की बार जमी हुई है। मक्खन में तली हुई क्या फर्स्ट क्लास मछली खाना हो तो डांडा से बेहतर कोई जगह नहीं। वहां मुक्तसर तरीन चोली और लंगोटी पहने मछेरनों का अक्खे मुंबई में जवाब नहीं। उधर जो नए फ्लैट बन रहे हैं उनमें सेठ लोग अपनी रखेल रखते हैं। सेठानियों की जासूसी कार्रवाइयों से महफूज ये सेठ लोग जो फिल्म का धंधा करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच के कंडे, जो फिल्म के अलावा छोकरी से लेकर हिट फिल्मों तक का लेन देन पटाते हैं। सेठ लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो नीचे उतरने का वक्त मुकर्रर नहीं होता। नीचे ड्राइवर जुआ और शराब का दौर चलाते हैं। वहीं से राव को शराब की आदत ने पकड़ लिया। फिर ये आदत इतनी बढ़ी कि ढोणी की सौत बन बैठी। बच्ची के मरने के चंद महीने बाद ढोणी का पैर फिर से भारी हो गया। अब के राव ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर फिर छोकरी डाली तो वो उसका पत्ता काट के दूसरी बहू करेगा।
लेकिन छोकरी पैदा होने से पहले ही एक दिन राव ने बच्चों को स्कूल से लाते समय गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। बच्चों की चोट तो नहीं लगी, मगर हाय तौबा इतनी मचाई कि सेठ ने उसे खड़े खड़े निकाल दिया। राव और ढोणी को गैराज खाली करके जाना पड़ा, जिस पर उसी दिन नए ड्राइवर ने कब्जा कर लिया। एक दिन क्या देखती हूँ, ढोणी एक छिपकली की शक्ल की छोकरी छाती से चिपकाए फुटपाथ पर बैठने वाली तरकारी वाली के पास जमी हुई है। उजाड़ सूरत, खुसटी हुई। अरे ढोड़ी, कैसी है रे? मैंने रसमन पूछ लिया। ठीक है भाई। वो उठकर मेरे साथ साथ चलने लगी। राव कैसा है? वो तो गया भी। किधर गया? समंदर पार, दुबई को। तो कमबख्त बच्ची की वजह से तुझे छोड़ गया? नहीं भाई, छोकरी तो बाद में आई, वो तो पैसा कमाने को गया। ओहो, तब तो ठाठ होंगे तेरे, बहुत रुपया भेजता होगा तुझे। नहीं भाई, उसे अपनी आई को भेजता। उसकी माँ यानी तेरी सास को? मराठी में आई माँ को कहते हैं। नहीं, वो लुच्ची जो उसे उधर भिजवाया। तो ढूंढी साहिबा तंज फरमा रही थी। उधर डांडा में दोनों का लफड़ा चला था। जाने से पहले राव ने ब्याह किया उससे, और मगर दूसरी शादी तुझे तलाक दिए बिना कैसे कर सकता है? हथकड़ियां पड़ जाएंगी सुअर को। कौन डालता हथकड़ी बाई? अरे 10-12 साल हुए कानून पास हुआ कि एक से ज्यादा बीवी की इजाजत नहीं। तलाक बगैर दूसरी शादी जुर्म है। काय को? अक्खा गुजराती, मराठी, सिंधी और भया लोग कितनी शादी बनाता। सब पर केस चल सकता है। ढूंढी कतई मानने को तैयार न थी, और न मेरे पास वक्त न वसीला कि उसे कानून समझाती फिरूं। खुद मेरे जान पहचान के मुअज्जिज लोगों के पास एक बीवी के अलावा और कई औरतें हैं। सुना है पंडित से फेरे डलवा लो, कोई नहीं पकड़ सकता। जी को तसल्ली भी हो जाती है कि मामला हलाल हो गया। बाई, मेरे को काम दो। ढोड़ी पीछे पड़ गई। मेरी पुरानी झाड़ू कोटका करने वाली बाई ढोड़ी को मेरे साथ देखते ही दौलतिया झाड़ने लगी, और दोनों में निहायत फर्राटे की मराठी में जंग शुरू हो गई। मैं इतने साल से बंबई में रहती हूँ, कोई रसान रसान बोले तो मराठी, गुजराती, सिंधी, बंगाली खासी पल्ले पड़ जाती है, मगर जब उन्हें जबानों में तू तू मैं शुरू हो जाती है तो मेरी खाक समझ में नहीं आती। इंतहाई रूह फरसा पथरीली चीखों में तो हर लफ्ज गाली बनकर कान के पर्दे फाड़ने लगता है, जैसे बिना टायर की गाड़ी खड़ंजे पर दौड़ रही हो। मैंने दोनों को डांट कर अलग किया। बालिश्त भर की ढूंढी छोकरी को सीढ़ी पर टिका कर लौंग कस रही थी, और 2.5 वन की धोबन कुसुमाबाई चावलों की बोरी दीवार से टिका कर खम ठोका चाहती थी। बड़ी मुश्किल से दोनों को ठंडा किया और ढूंढी को समझाया कि कुसुमाबाई की शान में कुछ भी कहा तो अच्छा ना होगा। वो 3 बरस से मेरे यहाँ लगी है। बरसात शुरू होते ही बंबई में बाई लोगों का भाव गिरने लगता है। सुहाने जाड़ों और गर्मी में आंख लगाने को बाई नहीं मिलती। तब ना बिना लाइसेंस की छाबड़ी लगाई जा सकती है, ना कीचड़ पानी में लिथड़े हुए बाग बगीचे, सुनसान कोने कथरे, समुंदर के किनारे ऊंचे नीचे चट्टान किसी भी सुहावने धंधे के लिए काम नहीं आ सकते। फ्लैटों की अगासियों से मुस्तकिल वाले नौकर जमे होते हैं। हाँ, इन दिनों बावर्ची लोगों के ऐश होते हैं, और जब मालिक मकान सो जाते हैं तो बावर्ची किचन में राजा इंद्र बने मजे उड़ाते हैं। बचा खुचा खाना बड़ी दरिया दिली से अपनी प्रेमिकाओं को निगला देते हैं। कभी 4-5 लफंगे जमा होकर जुआ शराब से शौक फरमाते हैं, और अगर गर्मी में एयर कंडीशन कमरों में साहब लोग बंद हों तो ड्राइंग रूम में बिस्तर लग जाते हैं, जो सुबह दूध लाने के वक्त खाली करके सफाई हो जाती है। शुक्र है बरसात के बहाव में छिपकली की सूरत की छोकरी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। सड़ी गली डस्टबिन में फेंकी हुई तरकारियों के छिलकों की भाजी खाने वाली माँ का दूध पीकर मोटा ताजी बच्चा भी दम तोड़ देता, तो वो तो फिर भी नाचीज छिपकली थी। बच्ची की मौत ने जैसे ढोणी के दिन फेर दिए।
कि बाई लोगों के मुख्तलिफ धंधे जाग उठे और नौकरों का तोड़ा पड़ गया। ढूंढी ने बिल्डिंग के 26 फ्लैटों में से 8-10 मार लिए और सुबह से शाम तक कपड़ा बर्तन झाड़ू कटका करके खूब कमाने लगी। राव ने रुपया भेजकर अपनी महबूबा को परदेस बुला लिया और डोड़ी ने लाल हरी धोतियां खरीदकर तरकारी वाली बाई के पास बैठना शुरू कर दिया, जहां भोज भुजक्कड़ यानी शंकर की बूढ़ी माँ ना तजुर्बाकार बाई लोगों को जिंदा रहने की तीर बेहदफ नुस्खे बांटती। टोड़ी पूरे ध्यान से उसके भाषण सुनती और सर धुनती। काम निपटा कर ये बाई लोग शाम को नहा धोकर सोलह सिंगार करती हैं, नुक्कड़ से पान के बेड़े खरीद कर कल्ला गरम करती हैं और ताज़ी हवा खाने मरीन ड्राइव पर समंदर के किनारे मुंडेर पर बैठकर तबादला ख्यालात करती हैं, खुलकर हंसती बोलती हैं, राहगीरों से आंखें भी लड़ाती हैं। वहीं पहली बार 6 फुट ऊंचे रघुनाथ घाटे से ढूंढी की आंख लड़ गई। राव के बाद उसे मर्द की आंख में आंख डालने की मोहलत ही न मिली थी। 3-4 बार रघु उसके सामने से बड़े बांकपन से तिरछी नजर डालता गुजरा। एक बार ठहर कर बीड़ी भी सुलगाता रहा, फिर कुछ दूर मुंडेर पर बैठ गया। 2-4 दिन में दूरी कम होती गई और गुर्बत बढ़ती गई। कभी पकौड़ियाँ सींग चना भी पेश किया। पहले तो ढूंढी सिर हिलाती रही थी। शंकर की माँ की आंख का इशारा पाकर कांपते हाथों से 2 चने भी उठा लिए, जो उसकी मुट्ठी में पसीजते रहे। मुंह में डालने की हिम्मत न हुई। किससे मुख्तसर एक दिन घंटी बजी। खोलने पर 6 फुट ऊंचे रघु के साथ 4 फुट की ढूंढी शर्माई लजाई खड़ी थी। बाई, हम शादी बनाया। गंगाबाई को बुलाया, कल से वो काम पे आएगी। उन्होंने कुछ सरपट मराठी में दूल्हे मियाँ को कुछ हिदायत दी और खुद अंदर आ गई। हमारा हिसाब कर दें बाई। 30 रुपया महीना के हिसाब से 25 दिन के 25 होते हैं। मैंने 10-10 के 3 नोट पकड़ा दिए। ढूंढी के मुख से फूल झड़ रहे थे। छोटे तले की लाल लौंग वाली नौगरी धोती और ऊंधी चोली में ढूंढी का स्याह रंग फूट निकल रहा था। बालिश्त भर की महाबदसूरत औरत में बला की सेक्स अपील थी। पतली कमर, भारी कूल्हे, पैरों में नए चांदी के तोड़े, माथे पर अठन्नी बराबर सिंदूर का टीका 100-100 बहारे दिखा रहा था। बार बार मंगलसूत्र को छू रही थी, जैसे इत्मीनान करना चाहती हो कि मुआमला कतई माकूल है। याद नहीं कई साल गुजरे कि एक दिन चली आ रही है बी ढूंढी। 1.25 बरस के छोकरे का हाथ थामे पूरे दिन का पेट संभाले, मुंह पर ठेकरे टूट रहे थे, मंगलसूत्र गायब, पैरों के तोड़े ओढ़नछू। बाई, कोई काम देओ। गंगाबाई ने अपने वजूद का ऐलान एक अदद छींक से किया और चाय की ट्रे मेज पर एक झटके से पटक दी, ताकि मैं उनके रिएक्शन को नोट कर लूं। क्या हुआ ढूंढी? रघुनाथ का क्या हाल है? जवाब में उन्होंने सरपट मराठी में जवाब खड़खड़ाया। साउंड इफेक्ट से मैंने फौरन उनका मतलब समझ लिया, मामला गंभीर है। जब ब्याह कर ससुराल पहुंची तो पता चला कि रघु की बीबी मैके पटकवा दी गई थी, क्योंकि उसकी सास से 1 मिनट नहीं बनती थी। 4 चोट की मार देती थी। अब डोड़ी को भी मारती थी हलकट। इतने बरस बंबई में रही और हलकट के मायने भी मेरे पल्ले नहीं पड़े। हाँ, इतना पता चला कि हलकट के मायने बहुत ही खराब, बदमाश, मरखनी, चालबाज औरत। उसने तुझे मारा और पिट ली, तू भी मारती बुढ़िया को। काहे की बुढ़िया, बस ढूंढी से 2 साल छोटी ही होगी। लंबी तड़ंगी मर्दमार औरत, फूंक मारे तो ढूंढी जैसी चुईया हो जाए। बुढ़े को रोज नौटंग मंगताइज, यानी अगर ठर्रे का पौवा ना मिले तो तूफान बरपा देता है। उसकी औरत तो रघु 10-12 साल का था तभी खल्लास हो गई थी। उसके बाद रघु का बाप इधर उधर मुंह मारता रहा। राज मजदूर का काम करता था। बंबई में बड़े जोर से बिल्डिंगें खड़ी हो रही थीं। खाक धूल फेफड़ों में जमती गई, सीलन की वजह से गठिया भी हो गई, और दमा तो है ही दम के साथ। इस वक्त तक रघु का ब्याह हो चुका था, मगर कोई मुस्तकिल रोजगार आज तक नहीं जुड़ा।
बुढ़ा गांव गया तो किसी बहुत सी छोकरियों के बाप ने एक अदद उसके सर मढ़ दी। बुढ़ा तो किसी कर्म का नहीं था। रघु और सौतेली माँ भूरी बाई का टांका जुड़ गया, जिस पर उसकी पत्नी ने बड़े फैल मचाए। रघु ने हलकट की मदद से उसे मार कूट कर मैके पटकवा दिया, क्योंकि उस चुड़ैल ने भी छोकरी थोप दी थी। बुढ़े को जवान बीवी और बेटे के ताल्लुकात पर कतई कोई एतराज न होता अगर उसकी नौटांग पाबंदी से मिलती रहती, मगर इतना ठर्रा खरीदने के लिए जो तीनों को पूरा पड़ जाए। भूरी तो इन दोनों को भी पीछे छोड़ देती और पानी की तरह दारू डकार जाती थी। दारू का तोड़ा पड़ता तो जूतम पैजार शुरू हो जाती। रघु जब भूरी की ठुकाई करता तो बुढ़े के दिल में कलियां चटकने लगती। रकाबत का जज्बा तो कभी का मर चुका था कि यह नाजुक एहसास धन की छांव में भी फलता फूलता है। बूढ़े की रग रग फोड़ा बन चुकी थी। तब ही रकाबत की आग भी सड़ गल के रिस गई। उसे तो बस लगन थी, और वो दारू की, कि सबसे बड़ा मरहम मदहोशी है। पता नहीं बुढ़े के खानदान के फर्द अकलियत की फहरिस्त में आते हैं कि नहीं। आधा बंबई तो उसी कबीले का नजर आता है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पिछली दफा बड़ा धुंध मचा था। बुढ़े ने बहू और रघु के साथ जाकर वोट भी डाला था। तमाम दीवारें गाय बैल और घोड़े की तस्वीरों से भर गई थीं। बड़ी मुश्किल से 2 बरसातों में घुली। उसे कतई पता नहीं था कि वो उनको वोट क्यों दे रहा है। उसे लारी में ले जाया गया और उसे जो बताया गया था उसी तस्वीर पर निशान लगा दिया था। नीली स्याही का निशान उसने हस्ब हिदायत फौरन अंगूछे से रगड़ डाला था। उसे गिनती नहीं आती और न याददाश्त काम करती है, पर उस दिन उसने कितने ही पर्चे डिब्बों में डाले, और उस दिन सबको मिलाकर पूरे 48 रुपए हाथ लगे थे। तब की दिन जी भर के ठर्रा और बड़ा गोश्त उड़ाया था। पता नहीं कौन गद्दी पर बैठा कौन उतरा। पर्चियों पर बनी तस्वीरें खामोश हैं। न दीवारों पर लगे ऊंट घोड़े की वो जबान जानता है कि जो अपनी मुश्किलात का किसी से हल पूछे। और तब भूरी बाई के दिमाग आसमान पर चढ़ने लगे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए जो झोंपड़ी वाली बाई की मदद से धंधा करने लगी थी, वहीं उसकी एक फिल्म वाले से भेंट हो गई और वो उसे भीड़ के सीन में एक्स्ट्रा बना के ले गया। उस दिन से भूरी बाई अपने को फिल्म स्टार समझने लगी है और धरती पर पैर नहीं टिकते। उधर ढूंढी की कमाई की खैर खबर दूर दूर तक फैल रही थी। 8-10 घरों का काम समेटती है, घर से 30-45 मार लेती है, पैर में पाजेब भी झनकती है और सूद पर रुपया भी चलने लगा है। तभी रघु एक जान छोड़ 1000 जान से इस पर इश्क हुआ। मगर ढोड़ी के नसीब ही खोटे हैं। हलकट ने फैल मचाए कि फिल्म वाले ने उसे हीरोइन बनाने का पक्का वादा किया है। रघु की बीवी जो मैके चली गई थी, उसका भाई नहीं भेजता कि वहां नई कॉलोनी में बहुत काम है। जो मजदूर दूर दूर के गांव से आकर जुटे हैं, वो घरवाली थोड़े ही संग लेके आए हैं। उनके भी तो जरूरियात हैं। रघु गया, हाथ पैर जोड़े, मगर भाई टस से मस न हुआ। उसकी छोकरी मर गई। अच्छा हुआ अब उसकी गोद में 6 महीने का लौंडा है। रघु को ताव आता है और ठंडा हो जाता है। उसका साला बहन की कमाई खा खा कर सांड हो रहा है। कंपाउंड में अब भी झगड़ा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि ठोड़ी पर किसी ने कातिलाना हमला नहीं किया, बल्कि ठोड़ी ने अपने पति की नाक चबा डाली। थूकी भी नहीं, शायद निगल गई। पुलिस रघु को ले गई, मगर ढूंढी इर्तिकाब जुर्म के बाद सटक गई। रघु बेहोश है, शायद मर रहा है या मर चुका है। इसका मतलब है कि ढूंढी इसी इमारत के किसी फ्लैट में अंडरग्राउंड हो गई है, मगर चौकीदार अंदर से ताला मारकर बैठ गया है। सुबह से पहले नहीं खोलेगा। मुझे सख्त बेचैनी है। छोकरे चौकीदार पर आवाजें कस रहे हैं, पर वो टस से मस नहीं होता। सुबह जब पुलिस ढूंढी की तलाश में आएगी, तब दरवाजा खुलेगा। मुझे ढूंढी से डर लग रहा है। उसने पति की नाक चबा डाली। मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी औरत ने गुस्सा या रकाबत में पति की नाक काटी हो।
हाँ, मर्दों की नाक तब जरूर कट जाती है जब उनकी बहन, बीवी या बेटी किसी के संग भाग निकली या हराम का बच्चा जन्म बैठे। पर औरत जात पर पति की नाक सचमुच काट डालना बिल्कुल नहीं सचता। मैं बड़ी तरक्की पसंद बनती हूँ, औरत और मर्द की बराबरी की शिद्दत से कायल हूँ, मगर ढूंढी का नाक चबा डालना बहुत वैसा लग रहा है। शायद इसीलिए कि दुनिया की तारीख में मेरे इल्म के हिसाबों में यह पहला हादसा है। अरे साली, चबा के गटक गई, थूकी भी नहीं। नीचे मुंडे पर बैठा कोई तबसरा कह रहा है। हमने बहुत ढूंढी, नहीं मिली। शायद किसी की चप्पल में पिचकी चली गई। और ढूंढी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसका चुप का सन्नाटा मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। उफ, उसकी आंखें कहाँ गुम हो गई हैं? उनमें किस बला की खालीपन है? आखिर सुबह हो गई। फाटक का ताला खुला मगर पुलिस नहीं आई। लोग बालकनियों पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। फुटपाथ पर भी जमाव जमे हैं। ढोड़ी सहमी हुई उतरकर फुटपाथ पर कदम तौल तौल कर चल रही है। बाई लोग आपस में बुद बुद कर रही हैं। उनकी आंखों में इस औरत के लिए सहमी हुई नफरत है, जैसे जहरीली नागिन ने किसी मुकद्दस चीज को डस लिया हो। ढूंढी मुजरिम सी बनी सफाई पेश कर रही है। उसने पतिदेव की नाक नहीं काटी। नशे में धुत जब वो उस पर पिल पड़ा और कपड़े फाड़ने लगा तो उसने काटा, नोचा तो बहुत, मगर वो पति की नाक हरगिज नहीं काट सकती। हो सकता है वो उसके होठ चूमने झुका हो और नाक ढूंढी के दांतों की जद में आ गई हो। हाँ, इस पर रघु का खून तो बरसा, क्योंकि उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं। उसके कपड़ों पर पति के खून के दाग धोकर भी पूरी तरह नहीं छूटे, मगर बाई लोग उससे आंखें चुरा रही हैं। उसने बड़ी बेजा की। पति भगवान समान होता है, खुदाए मजाजी होता है। अक्सर औरतों ने अपने प्रेमियों का गैज़ो गजब की हालत में खून कर दिया है, असलिये में खंजर उतार दिया है। ढूंढी भी अगर रघुनाथ का नरखरा चबा डालती, उसकी आंखें फोड़ देती तो भी कुछ न जाता, मगर मर्द की नाक, उफ, वो चाहे चाकू से काटी जाए या दांतों से, बड़ी घिनौनी हरकत है जो हरगिज काबिले मुआफी नहीं। दिन ढला, दोपहर हुई और समंदर पर डूबते हुए सूरज ने आग सी लगा दी। फिजा में नहुसत सी तारी है। ढूंढी दीवार से लगी बैठी है। न वो गई और न किसी फ्लैट से उसकी पुकार आई। न जाने कब सब यही चाह रहे थे कि रघु मर जाए और ढूंढी को फांसी हो जाएगी कि किस्सा पाक हो। कोई 5 साढ़े 5 का अमल होगा कि चर्च गेट स्टेशन की ओर से लौंडों की भीड़ में घिरा लंबा बांस जैसा रघुनाथ घाटे आता दिखाई दिया। लौंडे उचक उचक कर उसकी नाक देख रहे थे। रघु की नाक पर टांकों तक का निशान नहीं था। मुजीजा हो गया। जरूर ढोलकिया ने केस हैंडल किया होगा। भाई कमाल है, न फाया न पट्टी, यहां तक कि खरोंच तक नहीं। लोग गुमसुम उसकी नाक को तक रहे हैं और रघु सबकी ओर मुश्तबा नजरों से देखता लपका चला आ रहा है। कौन बोला नाक काटा? रघु बिगड़ खड़ा हुआ। जब जास्ती पीता तो नाक से खून आता। फिर उस हलकट ने हमको टक्कर मारा, तभी हम बेहोश हो गया। एकदम ढूंढी चिंघाड़ चिंघाड़ कर रोने लगी और सरपट मराठी में न जाने क्या कह रही थी। बालकनियों से साहब लोग झुक झुक कर न जाने क्या कह रहे थे। सब एकदम बोल रहे थे और किसी को दूसरे की बात समझने की फुर्सत न थी और कुछ समझने की बात भी न थी। सभी कुछ बौखलाए हुए थे। रघु जल्दी जल्दी ढूंढी का गोडर समेट रहा था। उन लोगों के जाने के बाद मजमा कुछ मायूस सा होकर बिखर गया। इतने धांसू ड्रामे का अंजाम इतना फुसफुसा। बिजली के खंभे की रोशनी में रघु की नाक और ढूंढी के मुंह से खून उबलता देखकर किसी मंचले ने पुलिस को फोन कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद खफा थे कि नक्सीर के केस के लिए उनकी नींद हराम की। पुलिस शर्मिंदा थी कि गुंडों ने जानबूझकर बेवकूफ बना दिया। खुद मेरे ऊपर सख्त खिसियानपन तारी था, जिसका इल्जाम मैं किसी न किसी पर थोपने के मंसूबे बना रही थी। मैं जो खुद को निहायत रोशन ख्याल
दुखी तबके का हमदर्द और आम इंसान से बेहद करीब समझती हूँ। उनके बारे में बस इतना जानती हूँ कि नक्सीर को कत्ल की वारदात यकीन कर लेती हूँ। मर्द और औरत के बराबर हुकूक की अमल बरदार मर्द नाक काटता है तो नफरत करती हूँ, मगर औरत मर्द की नाक काटे तो दहल जाती हूँ। उफ, कितनी शर्म की बात है। आप सुन रहे थे कहानी बड़ी शर्म की बात। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।